Hello students, welcome to the Smart Political World channel. Dear students, अपनी समकालीन विश्व राजनीति की सीरीज में आज का हमारा चैप्टर होगा कोलैप्स ऑफ बाइपोलैरिटी, यानी कि द्विध्रुवीयता का अंत। डियर स्टूडेंट्स, जैसा कि आपको पता है कि द्वितीय विश्व युद्ध के अंत में जो विश्व परिदृश्य पर शक्ति शून्यता से उभरकर सामने आई थी, क्योंकि विश्व के जो अधिकतर शक्तिशाली देश थे जैसे कि ब्रिटेन, फ्रांस, इटली, जर्मनी, ऑस्ट्रिया, पुर्तगाल, टर्की आदि देशों की अर्थव्यवस्था द्वितीय विश्व युद्ध में काफ़ी कमज़ोर हो गई थी और विश्व परिदृश्य पर एक शक्ति शून्यता की स्थिति उभर कर आई थी। और इस शक्ति शून्यता को भरने के लिए सामने आए विश्व के दो बड़े देश, जिनमें से एक था संयुक्त राज्य अमेरिका तथा दूसरा था सोवियत संघ रूस। इन दोनों देशों ने एक महाशक्ति का रूप ले लिया, क्योंकि इन्होंने आगे चल करके अपनी अपनी शासन प्रणाली का विस्तार करने की सोची तथा संयुक्त राज्य अमेरिका ने पूंजीवादी अर्थव्यवस्था को बढ़ावा दिया तथा सोवियत संघ रूस ने साम्यवादी व्यवस्था को बढ़ावा दिया। और इस प्रकार इन्होंने अपने समर्थक देशों को अपने गुटों में शामिल करना शुरू किया। और न केवल इतना, बल्कि सोवियत संघ रूस ने पूर्वी यूरोप के देशों को तथा संयुक्त राज्य अमेरिका ने पश्चिमी यूरोप के देशों को अपने गुटों में शामिल करना शुरू कर दिया और विश्व में एक द्विध्रुवीयता सी स्थापित होने लगी। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि द्विध्रुवीयता का अर्थ क्या है, इसका स्वरूप क्या है और यह किस प्रकार विश्व में स्थापित हो गई। तो द्विध्रुवीयता का अर्थ है कि द्वितीय विश्व युद्ध के बाद विश्व परिदृश्य पर दो गुटों का उभरकर सामने आना, जिसमें से एक है पूंजीवादी गुट जिसके समर्थक हैं संयुक्त राज्य अमेरिका तथा पश्चिमी यूरोप के देश, और दूसरा है साम्यवादी गुट जिसके समर्थक है सोवियत संघ रूस तथा पूर्वी यूरोप के देश। उन्होंने अपने समर्थक देशों में अपने प्रभाव को बढ़ाना शुरू किया और केवल इतना ही नहीं बल्कि उनकी आर्थिक और सैन्य रूप से मदद भी की और इन्होंने कुछ सैनिक संधियों को जन्म देकर भी शीत युद्ध को बढ़ावा दिया, जिसके कारण ये गुट मजबूत होने लगे और दुनिया में एक बार फिर से दो गुट, दो ध्रुव नजर आने लगे। इसी को कहते हैं द्विध्रुवीयता। अब हम देखेंगे कि ये द्विध्रुवीयता किस प्रकार स्थापित हुई, इसके स्थापित होने के पीछे क्या क्या कारण थे। तो इसके सबसे पहले कारण में तो हम यही कहेंगे कि द्वितीय विश्व युद्ध के बाद दुनिया के अन्य देश बहुत अधिक कमज़ोर हो गए, आर्थिक रूप से भी और सैन्य रूप से भी। तो वो अब इस हालत में नहीं थे कि वे अपने साम्राज्यवादी विस्तार को बढ़ावा दे सके। तो उनकी जगह अब ले ली संयुक्त राज्य अमेरिका ने तथा सोवियत संघ रूस ने। तो इस प्रकार से वो देश दुनिया के शक्ति के रूप में उभरकर सामने आए। इसमें दूसरा कारण हम बता सकते हैं कि ब्रिटेन आदि देशों के कमज़ोर होने के कारण अब उभरकर आया संयुक्त राज्य अमेरिका, जिसने दुनिया के अन्य देशों को अपने प्रभाव में लेने की कोशिश की और इसके लिए उसने एक अपनी योजना भी चलाई जिसका नाम है मार्शल योजना। इस योजना के तहत संयुक्त राज्य अमेरिका ने अपने समर्थक देशों को आर्थिक सहायता प्रदान की ताकि वे उसके गुट में बने रहें और उनको सैन्य सहायता भी प्रदान की। इसी प्रकार से यूएसए की तर्ज पर चलते हुए सोवियत संघ रूस ने भी अपनी एक योजना निर्धारित की जिसका नाम है कॉमिकॉन। इस योजना के तहत सोवियत संघ रूस ने भी पूर्वी यूरोप के देशों को आर्थिक सहायता उपलब्ध करवाई। इस प्रकार से दुनिया दो गुटों में बट गई, एक तो पश्चिमी गुट और दूसरा पूर्वी गुट। तो इस तरह से फिर से जो है द्विध्रुवीय व्यवस्था स्थापित हुई। इसके तीसरे कारण में हम बता सकते हैं कि न केवल इन्होंने अपने गुटों को मजबूत करने की कोशिश की, बल्कि जिस प्रकार यूएसए ने
परमाणु परीक्षण कर लिया था तथा 1945 में जापान के 2 शहरों पर हिरोशिमा और नागासाकी पर परमाणु आक्रमण भी किया था। सोवियत संघ रूस ने भी अब 1948-49 में परमाणु हथियारों का आविष्कार कर लिया तथा वह भी अब एक परमाणु शक्ति बन गया। तो विश्व में 2 परमाणु शक्ति संपन्न राष्ट्र बन चुके थे और उन्होंने ये परमाणु हथियार बनाने की जो टेक्नोलॉजी थी, तकनीकी थी, वो अपने समर्थक देशों को भी देना शुरू कर दिया था। इसके अलावा द्विध्रुवीयता स्थापित होने के एक अन्य कारण में हम कह सकते हैं कि संयुक्त राज्य अमेरिका ने एक अपना सैन्य गुट भी बनाया जिसका नाम था नाटो, और सोवियत संघ रूस ने बनाया वार्सा पैक्ट। इन्होंने ये सैन्य गुट बनाए थे और इन सैन्य गुटों में एक नियम लागू किया था कि इस गुट में जितने भी देश हैं इनमें एक के ऊपर आक्रमण, सभी के ऊपर आक्रमण समझा जाएगा और सभी देश मिलकर के उस आक्रमण का उत्तर देंगे। तो इस प्रकार से ये सैनिक गुटों से शीत युद्ध काफी गर्मा गया था। इन दोनों में प्रतिस्पर्धा काफी आगे बढ़ गई थी और अमेरिका ने तो न केवल नाटो बल्कि सीटो और सेंटो गुटों का भी निर्माण किया था, जिससे ये शक्ति स्पर्धा और अधिक मजबूत होती चली गई। और द्विध्रुवीयता स्थापित होने के एक अन्य कारण में हम कह सकते हैं कि इन देशों ने दुनिया के जो अन्य नए स्वतंत्र देश थे उन देशों को भी अपने प्रभाव में लेना शुरू कर दिया और अपने गुटों में वृद्धि आरंभ की। इन सब कारणों से ये दोनों गुट मजबूत होते चले गए और दुनिया में स्थापित हो गई द्विध्रुवीयता। और इसी स्थिति को देखते हुए उस समय जो एक राजनीतिक विचारक जिनका नाम था टोयनबी, उन्होंने विश्व की स्थिति को देखते हुए इसे द्विध्रुवीयता का नाम दिया। उनका कहना था कि इस समय विश्व के सभी राज्य किसी न किसी तरह से इन दोनों देशों पर निर्भर है। इनमें से अधिकतर देश तो संयुक्त राज्य अमेरिका पर निर्भर हैं तथा कुछ दूसरे सोवियत संघ रूस पर निर्भर है। ऐसा एक भी राज्य नहीं है जो आत्मनिर्भर हो तथा किसी भी प्रकार से इन दोनों के प्रभाव में न हो। तो डियर स्टूडेंट्स, ये एक ऐसी खतरनाक स्थिति थी जिससे एक बार फिर से पूरा विश्व 2 गुटों में बंटता नजर आ रहा था और एक तृतीय विश्व युद्ध की ओर जा रहा था। लेकिन इस स्थिति से बचना भी बहुत जरूरी था। तो 1950 के दशक के अंत में और 1960 के दशक के आरंभ में कुछ ऐसी परिस्थितियों ने जन्म लिया जिससे जो ये सोवियत संघ रूस है इसकी अर्थव्यवस्था कमज़ोर होती चली गई। इनके गुट में कुछ कमजोरियां शामिल होती चली गई और एक गुट निरपेक्ष आंदोलन का उदय ऐसा हुआ जिसने विश्व को 2 गुटों में बंटने में थोड़ी सी शिथिलता प्रदान की। अब हम देखते हैं कि द्विध्रुवीयता किस प्रकार कमजोर पड़ने लगी। तो द्विध्रुवीयता के कमजोर होने के कौन कौन से कारण थे? तो हम देखते हैं कि द्विध्रुवीयता के स्वरूप में किस प्रकार परिवर्तन आने लगे, उनके कारण कौन कौन से हैं। इसके पहले कारण में तो हम कह सकते हैं सोवियत संघ रूस के गुट का कमजोर पड़ना। सोवियत संघ रूस के गुट में 50 के दशक के अंत में कुछ ऐसी स्थितियां पैदा हो गई कि सोवियत संघ रूस का गुट कमजोर पड़ने लगा। इसमें सबसे पहले तो 1948 में जो युगोस्लाविया है वह युगोस्लाविया सोवियत गुट से अलग हो गया। इसी प्रकार से हंगरी और पोलैंड जैसे देशों में भी जो उदारवादी दृष्टिकोण है उसका प्रभाव बढ़ने लगा।
उधर चीन और अमेरिका में भी एक समझौता हो गया। इन सब कारणों से सोवियत गुट कमजोर पड़ने लगा और द्विध्रुवीयता के स्वरूप में थोड़ा परिवर्तन आया। और दूसरा जो इसका कारण था वह था संयुक्त राज्य अमेरिका के गुट का कमजोर पड़ना। न केवल सोवियत गुट ही कमजोर पड़ा बल्कि संयुक्त राज्य अमेरिका के गुट में भी कुछ कमजोरियां देखी गई। 1956 में पहली बार ब्रिटेन और फ्रांस अमेरिका से कोई स्वीकृति लिए बिना, उसे सूचना दिए बिना सुएज संकट में कूद पड़े और इसी प्रकार से फ्रांस ने तो अमेरिका से पूर्णतः स्वतंत्रता की घोषणा कर दी तथा वह अपनी पूर्ण स्वतंत्र सरकार चलाने के पक्ष में थे। तो इस प्रकार से जब इंग्लैंड और फ्रांस जैसी बड़ी बड़ी शक्तियां अमेरिका से अलग होने लगी तो अमेरिकी गुट पर भी इसका प्रभाव पड़ा। और तीसरे पॉइंट में हम कह सकते हैं गुट निरपेक्ष देशों का उदय। उन्नीस के दशक के आरंभ में भारत, मिस्र, युगोस्लाविया तथा घाना जैसे ऐसे नव स्वतंत्रता प्राप्त देश थे जो काफ़ी समय तक गुलामी का समय व्यतीत करके आए हुए थे और वो अब फिर से किसी गुट के अधीन नहीं होना चाहते थे। तो उन्होंने एक गुट निरपेक्ष आंदोलन को जन्म दिया कि वो ना तो सोवियत संघ रूस के गुट में शामिल होंगे और ना ही संयुक्त राज्य अमेरिका के गुट में शामिल होंगे। तो इस गुट के उदय होने से भी ध्रुवीयता में कुछ शिथिलता आई है। इसके अन्य कारण में हम बता सकते हैं नए आर्थिक केंद्रों का उदय होना। उन्नीस के दशक में सोवियत संघ, रूस और संयुक्त राज्य अमेरिका को छोड़कर के अन्य देशों में भी औद्योगिक क्रांतियां आई, जैसे कि जर्मनी, इटली, फ्रांस आदि देश भी एक मजबूत शक्ति के रूप में, एक मजबूत आर्थिक शक्ति के रूप में उभरकर सामने आए, जिससे इन दोनों देशों का महत्व कुछ कम हुआ। इसका पांचवा कारण है तीसरे विश्व के देशों का उदय। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद और 1960 के दशक में जो नव स्वतंत्रता प्राप्त देश थे वो देश भी उभर करके एक तृतीय विश्व के रूप में सामने आए, जो न तो सोवियत संघ अमेरिका के समर्थक थे और न ही सोवियत संघ रूस के समर्थक थे। इन देशों ने मिलकर के एक तीसरे विश्व का काम किया। प्रथम विश्व का नेतृत्व जहां संयुक्त राज्य अमेरिका कर रहा था और द्वितीय विश्व का नेतृत्व सोवियत संघ रूस कर रहा था, वहीं एक तृतीय विश्व भी उभर कर सामने आया जिसने द्विध्रुवीयता को काफी हद तक शिथिल किया। और इसके लास्ट कारण में हम बता सकते हैं अन्य परमाणु शक्तियों का उदय। अमेरिका और रूस के बाद 1960 के दशक में कई अन्य देशों ने भी परमाणु हथियारों का आविष्कार कर लिया था, जैसे कि फ्रांस, कनाडा, चीन आदि देशों ने भी परमाणु हथियार बना लिए थे, जिसके कारण न केवल ये दोनों देश ही अब परमाणु शक्ति संपन्न थे बल्कि कुछ और देश भी परमाणु शक्ति बन गए थे, जिससे इनकी शक्ति में कुछ ह्रास हुआ। तो ये थे 1950 के दशक के अंत में और 1960 के दशक के आरंभ में द्विध्रुवीयता के स्वरूप में कुछ परिवर्तन या कुछ शिथिलता आने के कारण। अब जब हम द्विध्रुवीयता का अंत देखेंगे तो उसको देखने से पहले हमें यह बात समझना बहुत जरूरी है कि आखिर सोवियत प्रणाली क्या थी। सोवियत संघ का जिस प्रकार से दूसरे दशक में एकदम से साम्यवादी रूस का जन्म हुआ, उसका इतना ज़्यादा विकास हुआ, उसी प्रकार से जो 90 का दशक है उसे सोवियत संघ रूस के पतन के लिए भी जाना जाता है। तो इन 70 वर्षों के दौरान सोवियत संघ रूस में ऐसा क्या हुआ कि वो एक परमाणु शक्ति भी बन गया, एक महाशक्ति भी बन गया और अंत में जाकर के उसका पतन भी हो गया। और
विश्व बन गया एक ध्रुवीय। तो ये सब देखने से पहले हमें सोवियत प्रणाली को समझना होगा। तो आइए देखते हैं सोवियत प्रणाली क्या थी। सोवियत संघ रूस में पहले राजशाही शासन प्रणाली मौजूद थी, लेकिन 7 नवंबर 1917 में वहाँ पर एक साम्यवादी क्रांति हुई और इस साम्यवादी क्रांति का नेतृत्व किया व्लादिमीर लेनिन ने और वहाँ पर राजशाही शासन को उखाड़ फेंका तथा वहाँ पर एक समाजवादी शासन व्यवस्था लाई गई। और इस समाजवादी शासन व्यवस्था में सब कुछ सरकार के हाथ में था, ताकि जनता को उचित न्याय, स्वतंत्रता तथा समानता उपलब्ध करवाई जा सके तथा जनता के जीवन का समुचित विकास हो सके, उनके जीवन का कल्याण हो सके। और इसके लिए उन्होंने वहाँ पर एक साम्यवादी दल को महत्व दिया। यह दल मार्क्सवादी सिद्धांतों पर आधारित था तथा यह पूंजीवादी शासन व्यवस्था के विरुद्ध था। उत्पादन और वितरण के जितने भी साधन थे उन सब पर सरकार का अधिकार था और सरकार प्रत्येक व्यक्ति को उसकी योग्यता के अनुसार रोजगार देती थी तथा उन्हें वेतन उपलब्ध करवाती थी और उनके सभी जन कल्याणकारी कार्यों का ध्यान रखती थी, जैसे कि नागरिकों की समुचित शिक्षा, स्वास्थ्य तथा अन्य कल्याणकारी कार्य। तो इस प्रकार से ये जो साम्यवादी दल है, किस प्रकार से इसने कार्य किया कि सोवियत संघ रूस का इतना विकास हुआ कि वह द्वितीय विश्व युद्ध के बाद एक महाशक्ति बनकर के उभरी और उसने एक पूर्वी गुट को जन्म दिया जिसमें कि साम्यवादी शासन प्रणाली को महत्व दिया गया। तो देखिए इसमें कौन कौन सी विशेषताएं थी। तो इसकी पहली विशेषता में हम बता सकते हैं कि द्वितीय विश्व का नेतृत्व। जो सोवियत संघ रूस था वह द्वितीय विश्व का नेतृत्व कर रहा था, जहां संयुक्त राज्य अमेरिका पश्चिमी देशों का नेतृत्व कर रहा था, उसको प्रथम विश्व कहा जा रहा था तथा पूर्वी यूरोप के देशों का नेतृत्व करने वाले सोवियत संघ रूस और इसके समर्थक देशों को द्वितीय विश्व कहकर के पुकारा जा रहा था। इसमें विभिन्न देश शामिल थे, जैसे कि बुल्गारिया, हंगरी, पोलैंड, चेकोस्लोवाकिया आदि देश। इसके अलावा इसकी दूसरी विशेषता थी विशाल भूभाग। उस समय सोवियत संघ रूस का जो क्षेत्रफल था वह समस्त विश्व के क्षेत्रफल का 1/6 भाग था, जो अपने आप में एक बहुत ही विशाल भूखंड था। इस भूखंड को देखते हुए किसी भी दूसरे देश और आक्रमणकारी को यह सोचना पड़ता था कि सोवियत संघ रूस को विजयी करना इतना आसान काम नहीं है। तत्कालीन जो आक्रमणकारी नेपोलियन तथा हिटलर जैसे आक्रमणकारियों ने भी ये कहा है कि रूस को उसका विशाल भूखंड होने के कारण किसी भी हालत में विजयी नहीं किया जा सकता है। तो हम समझ सकते हैं कि इसके विशाल भूखंड का, विशाल क्षेत्रफल का इसकी सोवियत प्रणाली में एक विशेष महत्व था। और इसके तीसरी विशेषता में हम बता सकते हैं केंद्रीकृत शासन प्रणाली। रूस में वैसे तो सभी लोगों को स्वतंत्रता प्रदान की गई थी, वहां पर एक केंद्रीकृत शासन प्रणाली को अंजाम दिया गया था। वैसे तो सोवियत संघ रूस 15 गणराज्यों से मिलकर के बना था और उन सभी गणराज्यों को कहने के लिए तो दूसरे देशों से अपने आर्थिक व राजनीतिक संबंध स्थापित करने की भी छूट दी गई थी, लेकिन वास्तविकता यह थी कि उनके ऊपर केंद्र का शासन हावी था, उन्हें किसी प्रकार की ऐसी छूट प्रदान नहीं थी। केंद्रीकृत शासन प्रणाली के होने के कारण ही रूस सभी 15 गणराज्यों के फैसले स्वयं लेता था और इस प्रकार से कम समय में ही उसने बहुत ज़्यादा उन्नति कर ली। इसकी चौथी विशेषता में हम बता सकते हैं बहुराष्ट्रीयताएं।
सोवियत संघ रूस में उस समय केवल एक राष्ट्रीयता नहीं थी, बल्कि अनेकों राष्ट्रीयताएं मौजूद थी और इन सब राष्ट्रीयताओं को एक साम्यवादी दल के अधीन रखते हुए वहां पर विकास कार्यों को अंजाम दिया गया था। राज्य नियंत्रित उन्नत अर्थव्यवस्था। सोवियत संघ रूस की जो अर्थव्यवस्था है वो पूरी तरह से केंद्र के नियंत्रण में थी। वहाँ पर सुई से लेकर के जहाज तक सभी सामानों का उत्पादन किया जाता था तथा लोगों को रोजगार उपलब्ध करवाया जाता था। तो उस समय रूस अपने इन्हीं फैसलों के कारण एक उन्नत अर्थव्यवस्था बन चुकी थी। इसकी नेक्स्ट विशेषता में राज्य द्वारा मूल आवश्यकताओं की पूर्ति। जो सोवियत संघ रूस की सरकार थी वह नागरिकों की हर आवश्यकता का ध्यान रखती थी। उनकी चिकित्सा सुविधाएं, शिक्षा सुविधाएं तथा अन्य जो कल्याणकारी योजनाएं हैं, उनके जीवन के विकास से संबंधित योजनाएं हैं, उन सभी आवश्यकताओं की पूर्ति स्वयं सोवियत संघ रूस की सरकार कर रही थी, जिसके कारण उन लोगों का जीवन बहुत अधिक खुशहाल बन गया था। अगले पॉइंट में हम बता सकते हैं रोजगार गारंटी। सोवियत संघ रूस में प्रत्येक नागरिक को रोजगार की गारंटी दी जाती थी। उन्हें सरकार उनकी योग्यता के अनुसार कार्य उपलब्ध करवाती थी। कहा जाता है कि सोवियत संघ रूस के नागरिक एक मजदूर की तरह कार्य करते थे तथा राजा की तरह भोजन करते थे। अतः इस वाक्य से अंदाजा लगाया जा सकता है कि वहाँ पर जो नागरिक हैं उनका जीवन कितना खुशहाल है तथा साम्यवादी शासन प्रणाली के अंतर्गत उनके जीवन के विकास की तरफ जो साम्यवादी दल है वो कितना अधिक ध्यान दे रहा था। इससे उन लोगों की खुशहाली के बारे में स्वतः ही एक परिचय मिलता है। अगले पॉइंट में बताया जा सकता है नौकरशाही की अहम भूमिका। क्योंकि वहाँ पर उत्पादन का कार्य किया जा रहा था और नागरिकों के कल्याणकारी योजनाएं बनाई जा रही थी और एक योजनाबद्ध तरीके से शासन प्रणाली चलाई जा रही थी। तो इन सब कारणों से पता चलता है कि नौकरशाही की व्यवस्था वहाँ पर बहुत ज़रूरी थी और ये सब कार्य नौकरशाही के द्वारा किए जाने के कारण वहाँ पर नौकरशाही की भूमिका बहुत अधिक महत्वपूर्ण हो गई थी, यहाँ तक कि उनका नागरिकों के ऊपर वर्चस्व स्थापित हो गया था। नेक्स्ट पॉइंट में बताया जा सकता है लोकतंत्र तथा अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का अभाव। वहाँ पर सोवियत संघ रूस में लोकतंत्रीय शासन प्रणाली नहीं थी, बल्कि एक साम्यवादी शासन प्रणाली अपनाई गई थी और साथ ही नागरिकों को किसी प्रकार से अपने विचारों को व्यक्त करने की स्वतंत्रता प्रदान नहीं की गई थी। नागरिकों को सरकार की यहाँ तक कि आलोचना करने का अधिकार भी नहीं था। अगर नागरिकों को सरकार से कुछ शिकायतें होती थी तो वो कार्टून्स के माध्यम से अपने भावों को प्रकट करते थे। अतः सहज ही अंदाजा लगाया जा सकता है कि वहाँ पर नागरिकों को विचार अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता नहीं थी। और इसी प्रकार से निजी संपत्ति का अभाव। जिस प्रकार लोगों को अपने विचार अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता प्रदान नहीं की गई थी, उसी प्रकार से लोगों को निजी संपत्ति रखने का भी अधिकार नहीं था। सारी संपत्ति सरकार के कब्जे में थी और लोगों को केवल सरकार सुविधाएं प्रदान करती थी। अगली विशेषता में हम बता सकते हैं वैज्ञानिक तथा तकनीकी विकास। उस समय सोवियत संघ रूस में बहुत अधिक वैज्ञानिक तथा तकनीकी विकास हो रहा था। यही कारण है कि वैज्ञानिक विकास के चलते सोवियत संघ रूस ने जल्द ही परमाणु शक्ति का आविष्कार कर लिया था। लेकिन तकनीकी विकास में सोवियत संघ रूस संयुक्त राज्य अमेरिका के बराबर नहीं था। ये थोड़ी सी उसमें जो है पिछड़ी हुई थी। और इसकी अंतिम विशेषता में हम बता सकते हैं न्यायपालिका की स्वतंत्रता का अभाव।
सोवियत संघ रूस में जो न्यायपालिका है उसकी स्थापना ही केवल उसके शासन संबंधी कार्यों को उचित ठहराने के लिए की गई थी। न्याय व्यवस्था कुछ भी साम्यवादी शासन प्रणाली के विरुद्ध नहीं बोल सकती थी। वह हमेशा सरकार के द्वारा किए गए कार्यों को उचित ठहराने का ही काम करती थी और जनता में साम्यवादी शासन प्रणाली के प्रति विश्वास पैदा करती थी। तो इन सब विशेषताओं के चलते सोवियत संघ रूस में दिन दूनी रात चौगनी प्रगति हुई और सोवियत संघ रूस एक विश्व शक्ति के रूप में उभरकर सामने आया। लेकिन 1960 के दशक के आते आते सोवियत गुट की अपने देशों पर पकड़ ढीली होती चली गई तथा बाद में आने वाले राष्ट्रपति इन सभी कार्यों को इतने अच्छे ढंग से लागू नहीं कर पाए जितने कि लेनिन, स्टालिन तथा ब्रेजनेव जैसे राष्ट्रपतियों ने वहां पर इनको लागू किया। ब्रेजनेव के समय में सोवियत संघ रूस एक महाशक्ति के रूप में उभर कर आया और उन्होंने उसे एक परमाणु शक्ति संपन्न देश बनाया। लेकिन बाद में आने वाले राष्ट्रपति जैसे कि तिखोनोव, यूरे, आंद्रोपोव तथा गोर्बाचोव, ये ऐसे राष्ट्रपति आए जो कमजोर साबित हुए और उन्होंने रूस की अर्थव्यवस्था को पतन की तरफ अग्रसर किया। वो उसको अच्छी प्रकार से नहीं संभाल पाए। तो आइए देखते हैं सोवियत संघ रूस के पतन के आधार कौन कौन से थे तथा जो नए राष्ट्रपति गोर्बाचोव आए उन्होंने ऐसी कौन कौन सी नीतियों को लागू किया था जिससे सोवियत संघ पतन की ओर सरकता चला गया। राष्ट्रपति गोर्बाचोव 1985 में साम्यवादी दल के महासचिव बनाए गए तथा 1988 में जब चुनाव हुए तो वे सोवियत संघ रूस के राष्ट्रपति बने। वो लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था के समर्थक थे। उनका साम्यवादी शासन प्रणाली में इतना अधिक विश्वास नहीं था और उनकी बहुत अधिक महत्वाकांक्षाएं थी। वो सोवियत संघ की अर्थव्यवस्था में सुधार करना चाहते थे, इसलिए उन्होंने कुछ नई नीतियों को लागू करके सोवियत संघ को मजबूती प्रदान करने का कार्य किया। लेकिन ये दूसरी बात है कि उनकी नीतियों का कुछ उल्टा परिणाम निकला। तो इसमें उन्होंने से कार्य करने का प्रयास किया। सबसे पहले तो उन्होंने वास्तविक लोकतंत्र की स्थापना करने का प्रयास किया। सोवियत संघ रूस में अब तक एक दिखावटी लोकतंत्र को अपनाया गया था और अब गोर्बाचेव के नेतृत्व में वहां की जनता ने इस नकली लोकतंत्र के चोले को उतार फेंकने का प्रयास किया तथा वहां पर लोकतंत्रीय शासन पद्धति को बढ़ावा देने का प्रयास किया गया। इसके लिए वहां पर बहुदलीय शासन प्रणाली स्थापित की गई। लोगों को वोट देने का अधिकार दिया गया ताकि एक नए लोकतंत्र का जन्म वहां पर हो सके। और नंबर सेकंड, पश्चिमी देशों की सूचना एवं तकनीकी प्रगति। सोवियत संघ रूस के जो नागरिक थे वो ये देख रहे थे कि पश्चिमी देशों में किस प्रकार तकनीकी विकास और वैज्ञानिक विकास होता जा रहा है। उन देशों के जो नागरिक हैं वो सभी सुविधाओं का प्रयोग कर रहे हैं, उनको एक हैंडसम सैलरी मिल रही है तथा उनका जीवन किस प्रकार शांति से व्यतीत हो रहा है। लेकिन सोवियत संघ रूस को ये नहीं पता था कि उसके पास इतने साधन मौजूद नहीं हैं जितने कि पश्चिमी देशों के पास है। वहाँ के नागरिकों को पिछले 70 सालों में पता चल चुका था कि उनका जीवन पश्चिमी देशों की अपेक्षा कितना दयनीय और गरीबी में बीता जा रहा है। अतः वो पश्चिमी देशों को देखते हुए अपने देश में भी प्रगति चाहते थे, अपने देश में भी तकनीकी एवं सूचना की क्रांति लाना चाहते थे। लेकिन इसके लिए जरूरी था एक शांति का वातावरण, और शांति का वातावरण हो सकता था केवल लोकतंत्रीय शासन प्रणाली से। इसके तीसरे कारण में कहा जा सकता है गिरती अर्थव्यवस्था।
रूस की अर्थव्यवस्था में अब इतना आर्थिक विकास नहीं हो रहा था, लोगों का जीवन स्तर निम्न स्तर का होता जा रहा था और रूस की अब इतनी आर्थिक क्षमता नहीं रह गई थी कि वह अपने समर्थक देशों को, अपने गुट में शामिल देशों को आर्थिक सहायता उपलब्ध करवा सके, क्योंकि वहाँ के नागरिक बहुत ही गरीबी और दयनीयता महसूस कर रहे थे, क्योंकि साम्यवादी शासन प्रणाली में अमीर व्यक्तियों का एक ऐसा दल पैदा हो गया था, ऐसा दल उभर कर सामने आया था जिसने जनता की समस्याओं की तरफ ध्यान देना ही बंद कर दिया था। और इसका चौथा कारण है जनता में असंतोष। पिछले 70 सालों के शासन को देखते हुए रूस की जनता में अब एक असंतोष की भावना घर कर गई थी, क्योंकि उनको महसूस हो गया था कि जो साम्यवादी दल है उस दल के नेताओं का ध्यान अब जनता की समस्याओं की तरफ नहीं रहा है, बल्कि वो स्वयं को ही अमीर बनाने में लगे हुए हैं। यही कारण है कि जनता में असंतोष की लहर दौड़ गई और वो अब साम्यवादी शासन को और अधिक बर्दाश्त नहीं कर सकती थी और जनता की तरफ से इस प्रकार की मांग की जाने लगी कि उनको और अधिक स्वतंत्रता दी जाए, उन्हें निजी संपत्ति रखने का अधिकार दिया जाए तथा लोकतंत्रीय शासन प्रणाली को वो लोग अच्छा समझने लगे थे। और इसके बाद है राष्ट्रपति गोर्बाचेव की नीतियां, और वो नीतियां हैं पेरेस्ट्रोइका तथा ग्लासनोस्त। राष्ट्रपति गोर्बाचेव ने ये दो नई नीतियां अपनी शासन प्रणाली में लागू करने की कोशिश की तथा जो रूस की अर्थव्यवस्था है उसको मजबूती प्रदान करने की कोशिश की। पेरेस्ट्रोइका जो नीति है उसका अर्थ है पुनर्गठन। तो गोर्बाचेव ने रूस की अर्थव्यवस्था का पुनर्गठन करने की सोची। इसके लिए उन्होंने लोगों को निजी संपत्ति रखने का अधिकार भी प्रदान किया तथा लोगों को ये भी अधिकार दिया कि वो अपने हिसाब से अपने उत्पादन का व्यापार कर सके। और एक दूसरा था ग्लासनोस्त। ग्लासनोस्त एक रूसी भाषा का शब्द है जिसका अर्थ होता है खुलापन। राष्ट्रपति गोर्बाचेव ने रूसी अर्थव्यवस्था में खुलापन लाने का भी पुरजोर प्रयत्न किया। उन्होंने 70 सालों से जो प्रेस पर प्रतिबंध लगाया जा रहा था उस प्रतिबंध को भी हटा दिया और अब लोगों को विचार अभिव्यक्ति करने की स्वतंत्रता भी प्रदान की गई। तो इस प्रकार से पेरेस्ट्रोइका और ग्लासनोस्त की नीति लाने के कारण लोगों को अब सरकार की आलोचना करने का अधिकार भी मिल गया तथा इससे निजीकरण को बढ़ावा मिला। तो इस प्रकार से लोकतंत्रीय शासन प्रणाली के अंगीकार करने के कारण रूसी अर्थव्यवस्था के समक्ष एक संकट पैदा हो गया, क्योंकि अब लोगों को ज़्यादा चुप रखना मुश्किल हो गया था। और इस प्रकार से हमने देखा कि अंत में जाकर के रूस के जो 15 गणराज्य थे उन्होंने भी अपनी अपनी आज़ादी की घोषणा कर दी और रूस का पतन हो गया। अब हम देखते हैं रूस के पतन के कारण। इसमें से पहला कारण है पूर्वी देशों में साम्यवादी शासन का पतन तथा लोकतांत्रिक सरकारों की स्थापना। तो डियर स्टूडेंट्स, पूर्वी गुट में यानी कि सोवियत संघ रूस के गुट में जितने भी देश थे उनमें साम्यवादी शासन का धीरे धीरे पतन होता जा रहा था तथा लोकतंत्रीय सरकारों की स्थापना होती जा रही थी। यही बात देखते हुए जो रूस के 15 गणराज्य थे उनके नागरिकों में भी ललक पैदा हुई कि वो भी लोकतंत्रीय शासन प्रणाली को फॉलो करें और साम्यवादी शासन प्रणाली को उतार फेंके। यही कारण है कि आरंभ में रूस के जो 8 गणराज्य थे उन्होंने अपनी आज़ादी की घोषणा कर दी तथा 1991 के आते आते रूस के सभी 15 गणराज्यों ने सोवियत संघ रूस से आज़ादी की घोषणा कर डाली। दूसरा कारण था सोवियत गणराज्यों की राजनीतिक आकांक्षाओं का उभरना।
पश्चिमी देशों की तर्ज पर चलते हुए जो सोवियत संघ रूस था उसके भी गणराज्यों में राजनीतिक स्वतंत्रता की भावना हिलोरे मारने लगी। तो इस प्रकार से उसके एक एक करके सभी गणराज्य स्वतंत्र होने लगे। और इसका तीसरा कारण था आर्थिक विकास का अवरुद्ध होना। सोवियत संघ रूस में अब आर्थिक विकास की गति गिरती जा रही थी। अब पहले जैसा विकास का कार्य वहाँ पर नहीं चल रहा था, क्योंकि अन्य साम्यवादी देशों की आर्थिक सहायता करने के कारण तथा अपने देश में कुछ ऐसी नीतियां लागू करने के कारण जिसके ऊपर सोवियत संघ रूस का बहुत अधिक खर्चा हो गया था, जिसके कारण से अब रूस की अर्थव्यवस्था गिरती जा रही थी। तो डियर स्टूडेंट्स, इन कारणों से भी जो है रूस पतन की तरफ खिसकने लगा। और इसका एक चौथा, एक सबसे महत्वपूर्ण कारण है शस्त्रीकरण की होड़। सोवियत संघ रूस ने संयुक्त राज्य अमेरिका की होड़ करते हुए परमाणु हथियारों का आविष्कार किया, और न केवल इतना किया बल्कि अन्य गुटीय देशों को भी सैन्य मजबूती प्रदान करने के लिए उन देशों की भी सहायता की। और इस होड़ में जो सोवियत संघ रूस है उसका अत्यधिक पैसा जो है हथियारों पर खर्च होने लगा, जिससे उसकी जो विकास की दर थी वो बहुत अधिक धीमी पड़ गई। पांचवें कारण में हम बता सकते हैं ग्लासनोस्त तथा पेरेस्ट्रोइका की नीतियां। राष्ट्रपति गोर्बाचोव के द्वारा नागरिकों को अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता प्रदान करना तथा निजीकरण को लागू करना, व्यापार देने की छूट करना तथा उत्पादन अपने हिसाब से करने आदि की सुविधाएं देने के बाद वहाँ के जो नागरिक हैं वो ये अपना कार्य सारा स्वयं करने लगे। उनकी सरकार के ऊपर से निर्भरता खत्म होती चली गई, और इसका परिणाम ये निकला कि जनता में जागरूकता बढ़ गई। इस प्रकार से सोवियत संघ रूस के गणराज्य पश्चिमी देशों के संपर्क में आए, क्योंकि वहाँ पर सूचना क्रांति भी बढ़ती जा रही थी, जिससे इन नीतियों का सोवियत संघ रूस के ऊपर विपरीत असर पड़ा और सोवियत संघ के सभी गणराज्यों ने स्वतंत्रता की घोषणा कर डाली। साम्यवादी दल के प्रति जनता का असंतोष। साम्यवादी जो दल था जो 1917 से सोवियत संघ रूस पर शासन करता आ रहा था, अब उसकी नीतियों में जनता का विश्वास नहीं रहा था, क्योंकि उसके अंदर खुद ऐसे अमीर वर्ग पैदा हो गए थे जो कि जनता के कल्याण की तरफ अब ध्यान नहीं दे पा रहे थे। यही कारण है कि रूस के लोगों में साम्यवादी दल के प्रति असंतोष फैल गया। और इसके अंतिम कारण में हम कह सकते हैं दोषपूर्ण व कमजोर नेतृत्व। अब सोवियत संघ रूस के पास स्टालिन, लेनिन, ब्रेजनेव जैसे मजबूत नेता नहीं थे, बल्कि बाद में आने वाले जितने भी नेता हैं वो सभी कमज़ोर और दोषपूर्ण साबित हुए। और विशेष करके मिखाइल गोर्बाचेव के समय में तो इस प्रकार की नीतियों को अंजाम दिया गया, और उनका कमज़ोर नेतृत्व विशेष रूप से रूस के पतन के लिए जिम्मेदार है। और इस बात को देखते हुए ही बर्लिन की दीवार को गिरा दिया गया तथा पूर्वी तथा पश्चिमी जर्मनी अब एक हो गए। और जो ये शीत युद्ध का प्रतीक थी बर्लिन की दीवार, इसके गिरते ही इन दोनों गुटों में शीत युद्ध भी समाप्त हो गया, और जो है सोवियत संघ रूस के जो गणराज्य थे उन्होंने धीरे धीरे स्वतंत्रता की घोषणा करनी आरंभ कर डाली। तो इस प्रकार से इन सभी कारणों से जो सोवियत संघ रूस है उसका पतन हो गया, और अब विश्व में द्विध्रुवीयता का भी अंत हो गया। क्योंकि जब एक गुट, एक ध्रुव टूट करके बिखर गया, सोवियत संघ रूस था उसके जो 15 गणराज्य थे वो 15 देश बन गए, तो रूस अब अकेला सोवियत संघ रूस का प्रतिनिधित्व करने वाला बच गया। और अब दुनिया में केवल एक ही महाशक्ति बची थी, एक ही सुपर पावर बची थी, वो थी संयुक्त राज्य अमेरिका। तो डियर स्टूडेंट्स, आइए देखते हैं कि सोवियत संघ रूस के पतन के परिणाम कौन कौन से निकले। सोवियत संघ रूस के पतन के
परिणाम। तो इन परिणामों में पहला परिणाम तो यह निकला कि जो पूरा का पूरा विश्व है वह एक ध्रुवीय हो गया। विश्व में से एक ध्रुव यानी कि सोवियत संघ रूस का पतन हो गया, साम्यवादी गुट का पतन हो गया। तो अब केवल एक ही गुट बचा था, वो था पश्चिमी गुट, पूंजीवादी गुट यानी कि संयुक्त राज्य अमेरिका। इसका दूसरा परिणाम विचारधारात्मक एकलवाद का उदय। अब सोवियत संघ रूस के साथ दुनिया के जो अन्य देश थे उन्होंने भी साम्यवादी शासन प्रणाली को अपनाना छोड़ दिया था और वे लोकतांत्रिक और पूंजीवादी अर्थव्यवस्था की तरफ बढ़ रहे थे। तो इस प्रकार से अब एक ही विचारधारा विश्व में मौजूद रह गई थी। सैनिक गुटबंदियों का घटता महत्व। अब जो सैन्य गठबंधन थे, सैनिक गुटबंदियां थी, उनका इतना प्रभुत्व नहीं रहा था, क्योंकि जब रूस समाप्त हो गया तो रूस ने वार्सा पैक्ट के समाप्त होने की घोषणा भी कर डाली और इसके बदले में जो संयुक्त राज्य अमेरिका था उसने भी सीटो और सेंटो नामक अपने सैन्य गठबंधनों को समाप्त कर दिया। अब दुनिया में केवल एक ही सैन्य गठबंधन मौजूद है जिसका नाम है नाटो। लेकिन इस नाटो सैन्य संगठन का भी इतना अधिक महत्व अब नहीं रहा। चौथा परिणाम निकला जर्मनी का एकीकरण। क्योंकि बर्लिन की दीवार 1989 में गिरा दी गई स्वयं पूर्वी जर्मनी के लोगों ने, तो बर्लिन की दीवार गिराने से पूर्वी जर्मनी पश्चिमी जर्मनी का एकीकरण हो गया। यूएनओ की सदस्य संख्या में वृद्धि। क्योंकि सोवियत संघ रूस के जो 15 गणराज्य स्वतंत्र हो गए थे उन्होंने 15 देशों का रूप ले लिया और उन सभी ने संयुक्त राष्ट्र संघ की सदस्यता ग्रहण कर ली। इस प्रकार एकदम से जो यूएनओ की सदस्य संख्या है उसमें वृद्धि दर्ज की गई। इसका नेक्स्ट परिणाम था यूरोपीय देशों में पारस्परिक सहयोग। में वृद्धि। क्योंकि दोनों गुटों की वजह से जो पूर्वी यूरोप है और पश्चिमी यूरोप है उनके देशों में विचारधाराओं में अलगाववाद था तथा दोनों दो गुटों में बटे हुए थे। लेकिन जैसे ही सोवियत संघ रूस का पतन हुआ तो पश्चिमी यूरोप और पूर्वी यूरोप के जो देश थे वो आपस में निकट आए तथा उनमें सहयोग की भावना में वृद्धि हुई। इसका एक अन्य और भी महत्वपूर्ण परिणाम है, वो है गुटनिरपेक्षता का घटता महत्व। 1961 में बेलग्रेड में हुए प्रथम सम्मेलन से गुटनिरपेक्ष आंदोलन का उदय हुआ, लेकिन जैसे ही एक गुट समाप्त हुआ तो गुटनिरपेक्ष आंदोलन भी फीका पड़ गया। क्योंकि अब जब गुट ही नहीं रहे तो गुटनिरपेक्षता काहे की। इस प्रकार से गुटनिरपेक्ष आंदोलन को धक्का लगा। हालांकि गुटनिरपेक्ष देश अब भी बने हुए हैं, अब भी इनकी संख्या 120 है। और एक अन्य परिणाम में हम कह सकते हैं लोकतंत्रीय सरकारों का बढ़ता महत्व। जब से साम्यवादी शासन व्यवस्था का पतन हुआ है सोवियत संघ रूस से, तब से लेकर के पूंजीवादी एवं लोकतंत्रीय सरकारों के महत्व में इजाफा हुआ है और आज दुनिया के अधिकतर देशों में लोकतंत्रीय सरकार स्थापित की जा चुकी है और अन्य देश भी इसको करने के इच्छुक हैं। और इसका एक अंतिम परिणाम ये भी निकला कि नव उपनिवेशवाद की स्थापना। जब उपनिवेशवाद का अंत हो चुका है तो दुनिया के जो यूएसए जैसे देश है उन्होंने अन्य देशों को आर्थिक सहायता देकर के उनको अपना आर्थिक रूप से गुलाम बनाने का प्रयास किया है और एक नई प्रकार का उपनिवेशवाद स्थापित होना विश्व में आरंभ हो गया है। तो ये सारे जो परिणाम निकले हैं वो हैं संयुक्त राष्ट्र संघ के पतन के परिणाम। तो डियर स्टूडेंट्स, ये परिणाम देख लेने के बाद हम एक और भी जो टर्म है वो आपको समझाएंगे जिसका नाम है शॉक थेरेपी।
कई बार एग्जाम में स्टूडेंट से ये प्रश्न पूछा जाता है कि शॉक थेरेपी क्या थी। देखिए, जो शॉक थेरेपी शब्द है यह एक रूसी शब्द है और इस शब्द का अर्थ है झटका देकर रोगी का इलाज करना। तो जब रूस की अर्थव्यवस्था एकदम पटरी से उतर गई थी तो उसको पटरी पर लाने के लिए कुछ उपाय किए गए, जिनका माध्यम वर्ल्ड बैंक तथा IMF यानी कि इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड जैसी संस्थाएं बनी। माध्यम से साम्यवादी देशों का विकास करने को जो उपाय अपनाया गया उसी को हम शॉक थेरेपी का नाम देते हैं। और इस शॉक थेरेपी के अंतर्गत बस दो ही बातों को शामिल किया गया है। एक तो लोगों को निजी संपत्ति रखने का अधिकार दिया गया है तथा दूसरा विचार अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। ये चीज़ें प्रदान करके शॉक थेरेपी को अपनाया गया। जब भी किसी देश में कोई नई व्यवस्था लागू करते हैं तो आरंभ में उसका जो परिणाम है वो ज़्यादा सकारात्मक नहीं रहता है। यही कारण है कि रूस जैसे साम्यवादी देश में शॉक थेरेपी अर्थव्यवस्था को अपनाने के बाद थोड़ी सी गिरावट दर्ज की गई, लेकिन बाद में रूस की अर्थव्यवस्था पटरी पर आती चली गई और आज रूस फिर से एक सशक्त देश के रूप में उभर रहा है। आज उसकी अर्थव्यवस्था फिर से मजबूत हो गई है। तो ये शॉक थेरेपी के परिणामों के कारण ही है। तो डियर स्टूडेंट्स, हमने अपने इस लेसन में देखा कि विश्व में द्विध्रुवीयता का क्या अर्थ है, किस प्रकार यह स्थापित हुई और सोवियत प्रणाली को हमने गहराई से समझा। साथ ही द्विध्रुवीयता का अंत किस प्रकार हुआ और इसके क्या परिणाम निकले। इन सब बातों पर चर्चा कर लेने के बाद मैं समझती हूँ कि ये लेसन आपको अच्छी प्रकार से समझ में आ गया होगा। आपको समझ में आया है तो वीडियो को लाइक कीजिए, अधिक से अधिक शेयर कीजिए और कमेंट करना ना भूलें। अब हम मिलते हैं जल्द ही अगले लेसन में। तब तक के लिए धन्यवाद।